गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, दो द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फील्ड इट प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन एंड हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट। मतलब जो पहला स्ट्रगल जो था फ्रीडम के लिए वो तो मतलब फेल हो गया था, लेकिन क्या हुआ था कि वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, मतलब वो अपने प्रभाव में जो है वो बहुत दूर तक जो है उसका प्रभाव रहा, बहुत देर तक एक तरीके से देखा जाए तो। और इसने क्या किया था, ये जो है एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गया था इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के लिए क्या हो गया था, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गया था। मतलब जैसे बाद में फिर और क्या हुआ, जितने भी मतलब एक तरीके से जितने भी जो रिवॉल्ट हुए वो उसके लिए क्या हुआ, ये एक तरीके से इंस्पिरेशन का सोर्स जो है वो साबित हुआ। ठीक है, और दिस शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसने क्या किया था, जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, उसकी नींव को जो है एक तरीके से हिला करके रख दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था, तो जो ब्रिटिश शासन है उसकी नींव को जो है वो हिला करके रख दिया था। द रिवॉल्ट वॉज इवेंचुअली क्रश्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बट इट डेल्ट अ सेवर ब्लो टू देम। ठीक है, और ये जो है रिवॉल्ट, ये इसको मतलब ये विद्रोह को दबाया किसने था, तो ये आंसर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप है तो याद रख लेना, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कोई भी अगर पूछे कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है 1857 का, उस रिवॉल्ट को अच्छे से मतलब किसने दबा दिया था, एक तरीके से उसको क्रश कर दिया था, तो वो आंसर क्या होगा आपका, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बट इट डेल्ट अ सेवर ब्लो टू देम। लेकिन उनको क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट स्ट्रगल था फर्स्ट स्ट्रगल जो हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, उसके कारण उनको बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ा था। ठीक है, कंसिक्वेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और इसके कारण जो है उनके ऊपर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है उनके ऊपर पड़ा, और उसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इनको जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी क्या होता है प्रशासन, तो प्रशासन में इसको जो है बदलाव करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे बदलाव जो है इसके बाद हम देखेंगे 1857 के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे बदलाव होने लगे थे। ठीक है, जैसे इंडियंस को पहले आजादी एक तरीके से मतलब बोलने का अधिकार नहीं था, तो धीरे धीरे बोलने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो चालू हो जाता है। मतलब उस समय पे क्या होती थी कि उस समय पे भी असेंबली होती थी, तो वहां पे जो है बहुत सारे मतलब पावर्स जो है वो इंडियंस को नहीं दिए जाते थे, तो वो जो पावर्स है धीरे धीरे दे दिए जाते हैं अब। ठीक है, फिर उसके बाद दिस चेंजेस ब्रॉट अबाउट मेनी ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी। और ये जो बदलाव है, ये बदलाव के कारण मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के कारण क्या होगा, जब भी प्रशासन देखो, जब भी हमारा प्रशासन बदलेगा तो एक तरीके से हमारा जो समाज है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो भी क्या होगी, बदलेगी एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अगर होंगे तो इंडियन सोसाइटी भी क्या होगी, चेंज होगी, इंडिया की इकोनॉमी बदलेगी, और इंडिया का जो गवर्नेंस है, इंडिया का जो शासन है, ठीक है, वो भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, अब ये जो है क्या क्या चेंजेस हुए हम वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अ डिक्लेरेशन वाज पास्ड इन 1858 इन ब्रिटिश पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू विच द राइट टू रूल वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले कि एक डिक्लेरेशन मतलब एक तरीके से जैसे अभी संसद में जो है कोई विधेयक पास नहीं किया जाता क्या, उसी तरीके से ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, उसमें 1858 में मतलब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद में 1 साल बाद क्या होता है, एक डिक्लेरेशन मतलब एक कानून जो है वो पास किया जाता है। और उस कानून में क्या बोला जाता है कि अब जो शासन का जो अधिकार है वो किसके हाथ में होगा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ठीक है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था बेटा कि पूरा का पूरा जो शासन करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, लेकिन अब जो है वो किसके हाथों में चलेगा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हाथों में चलेगा था। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर 1858 देयर वाज अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी। ठीक है, 1858 के बाद क्या होता है कि आर्मी को जो है फिर से क्या किया जाता है, रिस्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो रिस्ट्रक्चरिंग होती है आर्मी की, क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उनको पता चलेगा कि अब जो है वो इंडियन सोल्जर्स पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था वो किनके कारण हुआ था, इंडिया के सोल्जर्स के कारण ही हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलता है, म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स भी बोला जाता है, सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट इन आर्मी वर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिसर। जितने भी महत्वपूर्ण जो पद दिए थे अब वो किसको गए थे, वापिस से ब्रिटिश ऑफिसर्स को गए थे। मतलब पहले भी जो है ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को हाईएस्ट पोस्ट पर रखते ही थे, लेकिन अब जो है ये लोग और सतर्क हो गए थे। अब जो है ये लोग कोई मतलब धोखा नहीं खाना चाहते थे एक तरीके से, तो इन लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती थी अब वो किसको दिए थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिए थे। मोर नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वाज इंडक्टेड। ज्यादातर जो यूरोपियन सोल्जर्स है वो बुलाए गए यहाँ इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश रिस्ट्रक्चर्ड द इंडियन आर्मी विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और सभी को पता है कि ब्रिटेन की जो पॉलिसी होती थी वो कैसी होती थी, डिवाइड और रूल वाली। ठीक है, तो वो क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम जो मतलब आर्मी में जो हिंदू और मुस्लिम लोग होते थे उनको क्या करते थे, अलग अलग रखते थे अब। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हो गया था, हिंदू
और मुस्लिम साथ में ही रहते थे, अब लेकिन क्या हो गया था, अब अलग अलग कर दिए थे उनको, क्योंकि उन लोगों ने रिवॉल्ट में क्या किया था बेटा, सब साथ में मिलकर के लड़े थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई था। बाकी के जो पॉइंट्स है वो अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट बच गए इसके, वो हम कल देख लेंगे, और कुछ पैराग्राफ है तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।